हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वह है वर्ल्ड अफेयर्स से। पाकिस्तान ट्राई टू ब्लॉक इंडियाज हेल्प टू टर्की, एयरप्लेस ब्लॉक्ड फॉर इंडिया। हाँ, मैंने न्यूज़ सुना है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस है वो नहीं दे रहा इंडियन प्लेन को, जो हेल्प जा रहा है टर्की में, जो ये अर्थक्वेक आया है उसके लिए। तो देखते हैं पीटीशन ने कुछ मतलब एलाबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो देखते हैं वो क्या बात है। कल मैंने वर्ल्ड अफेयर्स पे शायद, हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स पे शॉर्ट्स देखा था, जो पीटीशन ने बोला था कि क्यों मतलब वीडियो लाएंगे, क्यों नहीं दे रहा एयर स्पेस यूज़ करने के लिए, और जो भी है हिपोक्रेट कंट्री है भाई पाकिस्तान। तो चलो शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर दो भाई। छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। मैंने देखा हुआ है कुछ इंडियन रिएक्शन चैनल जो ग्रो ही नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान रिएक्शन चैनल 2-3 वीडियो डालते हैं भाई, 2000, 3000, 4-5 हज़ार करके सब्सक्राइबर बन जाते, व्यूज़ भी आते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के चैनल को तुम देख रहे हो गलत है या फिर कुछ, तुम देखो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम देखो, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि तुम इंडिया इंडिया के जो क्रिएटर्स है उसको सब्सक्राइब नहीं करो या फिर सपोर्ट नहीं करो। तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, अच्छा लगेगा। हम तो तुम्हारे अपने हैं ना। कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा थोड़ा हिंदी इधर उधर होता है, मैं बंगाल से हूँ तो थोड़ा होता है। বাংলায় কথা বললে পরিষ্কার বলিস। যাই হোক, ঠিক আছে, লেটস স্টাर्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की ने चाहे इंडिया के अगेंस्ट जो भी पॉलिसी रखी हो, जब टर्की में भूकंप आया 7,000 से ऊपर लोग मारे गए। इंडियन एयरफोर्स ने एक, आप कह लीजिए, इंटरनेशनल ऑपरेशन ही स्टार्ट कर दिया है टर्की को हेल्प करने का। लगातार हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहे हैं टर्की में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। और इस बीच आपने हो सकता है कि आर्टिकल देखे हो कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम क्या डायरेक्ट कंट्री है, एक्सेस नहीं फुल देंगे ऑन टर्की का, इंडियन क्रैप। एयरफोर्स को घूम के जाना पड़ेगा। तो जो ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इनके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स, अगर इनको एक्सेस मिलता पाकिस्तान के एयर स्पेस का, ये सीधा यहाँ से अपने जहाज लेकर पहुंचते डायरेक्टली टर्की में। जो पूरा रास्ता है ये छोटा पड़ता, मगर सिंस पाकिस्तान ने हमको एयर स्पेस का एक्सेस नहीं दिया, हमको घूम के जाना पड़ा। मतलब कि हमारी एयरफोर्स इस तरीके से गल्फ गल्फ ऑफ ऑफ ओमान के हाँ। ऊपर से यहाँ से गई है टर्की में। कुछ घंटे इसमें एक्स्ट्रा लग गए। मगर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान अगर हमें थोड़ा डीरूट कर देता है, अगर उसका एयर स्पेस हमें नहीं देता है, ठीक है, थोड़ा डीरूट हो रहा है, मतलब 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? तुम क्या बंदा, क्या मैसेज क्या सेंड करना चाह रहे हो, क्या इफेक्ट क्या दे रहे हो इंडिया पे? मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ बिलियन डॉलर का नुकसान हो जा रहा है या फिर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। क्या इफेक्ट दे रहे हो? चूतिया कंट्री का चूतिया सोच, बहन के लौड़े। कि पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस डिनाई नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने पूछा ही नहीं था। ये जो सारा, आप कह लीजिए, प्रावधान है कि पाकिस्तान एयर स्पेस को हम अवॉइड करेंगे, ये डिसीजन इंडिया ने खुद लिया है। ये सारा इशू मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले इसीलिए कहते हैं पहले नहीं भौंकना चाहिए, देख लेना चाहिए क्या न्यूज़ है, पूरा न्यूज़ क्या है ये पहले देख लो, सुन लो, उसके बाद भौंको तो अच्छा है। सॉरी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आई एम एक सॉरी। ट्वीट टर्किश अम्बेसडर टू इंडिया की। यहाँ पे इन्होंने बात बताई है दोस्त के बारे में, दोस्त शब्द के बारे में। अब ये ट्विटर हैंडल है फिराज सुनील का। ये टर्की का एम्बेसडर है टू इंडिया। ये कहते हैं कि दोस्त, जो ये वर्ड है ना, ये टर्किश लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। ये दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन वर्ड है। और टर्किश में ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके यहाँ एक बहुत ही फेमस कहावत है। ये कहावत इन्होंने यहाँ पर लिखी है, जिसकी ट्रांसलेशन ये होती है, अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड फ्रेंड इंडीड। इंडीड। इंडिया ने तब हमारी हेल्प करी है जब हमको ज़रूरत थी। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं गया टर्की को। जिस तरीके से हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लगातार टर्की को हेल्प कर रहे हैं, इन द फ्यूचर भी करेंगे। इंडिया का बड़ा रोल होगा टर्की को हेल्प करने में, क्योंकि डिजास्टर टर्की में बहुत बड़ा है। तो आप समझ लीजिए टर्की की गवर्नमेंट लंबे समय तक याद रखेगी
कि इन्होंने पूरा एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाया। इंडिया को तोड़ने की जो बात करता है एक देश पाकिस्तान, उसका सपोर्ट किया यूएन में काफी बार, मगर तब भी जब एक बहुत बड़ी आपदा आ गई टर्की पर, हमने मानवता देखी है, हमने जियोपॉलिटिक्स को पीछे रखकर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम किया है। नाउ देखो, टू बी ऑनेस्ट, जो आम आदमी होते हैं, जो रोजी रोटी, मतलब एक दिन एक टाइम का रोटी खाते हैं, एक टाइम सुख से रहते हैं, शांति चाहते हैं, अपने बच्चों को लेके रहते हैं, जो एक आम आदमी होते हैं, हम तुम जैसे, इनका तो कुछ लेना देना नहीं होता ना। ये तो ऐसा नहीं कि इनके वजह से कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ये तो आम आदमी होते हैं, इनके ऊपर आपदा आई है। जो कंट्री के जो एलिट होते हैं, उनकी बात अलग है, उनके वजह से प्रॉब्लम होता है, ये सब उनकी देन है जो प्रॉब्लम होते हैं कंट्री के बीच में। लेकिन ये तो आम आदमी है भाई, इनके ऊपर ही प्रॉब्लम आते हैं, हमेशा आम आदमी को भी प्रॉब्लम आते हैं। साला मेरे को एक बात समझ नहीं आता, जो अर्थक्वेक आता है वो एर्दोगन के घर के नीचे क्यों नहीं? सॉरी, आई शुडंट से दैट, आई शुडंट। एनीवेज, RIP टू दोस्त, लेट्स स्टार्ट। कोर्स आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया अभी भी गलती कर रहा है ये सब हेल्प प्रोवाइड करके। अब अगेन देखो, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी ये सब हेल्प करने के बाद ना टर्की 2 साल बाद जब ठीक हो जाए फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज करे। कहेगा मगर आप कह लीजिए, हमें एक ग्लोबल पावर अगर बनना है, एक रिस्पॉन्सिबल देश बनना है ग्लोबल कम्युनिटी में, जो कि याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म गोल से हमेशा बड़े होते हैं। और अभी के लिए टर्की में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो नंबर सामने आ रहे हैं ना, God ये bless देखकर them. हेल्प करना बनता है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब टर्की दुनिया से खुद कह रहा है कि हमारी हेल्प करो। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्की और सीरिया में जो Shit. भूकंप आया है, इसमें 7,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। और WHO तो ये कह रहा है कि मृतकों की संख्या ना अभी 8 गुना ज्यादा ये सब रबल जब हटेंगे तब तो शिट। गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम। बढ़ेगी। मैं आई मीन सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर टोटल जो मृतकों का नंबर है यहाँ पर ये 30-40 हज़ार के आसपास पहुंच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हालांकि USA की तरफ से जो स्टडीज हुई है वहां पर ये लोग कह रही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मृतकों का नंबर है ये 20,000 के आसपास रहेगा। मगर ये बात तय है कि टर्की को कई साल पीछे धकेल दिया है इस अर्थक्वेक ने। ऑलरेडी टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में था, इनकी करेंसी लगातार क्रैश कर रही थी, इनके यहाँ कोई खास ग्रोथ रेट थी नहीं, उसके अलावा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई थी। यहाँ पर लोगों के कई सालों के बचे हुए जो पैसे थे ना सेविंग्स अकाउंट में, सब रातों रात मिट्टी हो गए। इन्फ्लेशन ने बिल्कुल आप कह लीजिए लोगों के पैसे को अदा कर दिया। और इकोनॉमिक लॉस जो अब इस अर्थक्वेक से हुआ है ना, उसकी अगर हम बात करें तो कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि आराम से टर्की को रफली आप कह लीजिए 20 से लेकर 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का लॉस हो सकता है। अगेन अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि कितना डैमेज एक्चुअली टर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, इनकी सड़कें कितनी बर्बाद हो चुकी हैं, क्या ये रिपेयर हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो आराम से 50 से 60 बिलियन डॉलर का झटका तो टर्की को यहाँ पर लगेगा, जो बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा, टर्की की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर्स की भी नहीं है, कुछ 900 समथिंग बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है इनकी इन नॉमिनल टर्म्स। तो ये एक बड़ा लॉस होता है 50 बिलियन डॉलर्स का। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको नंबर कोट किया ना 60 बिलियन डॉलर्स, ये मेरा एस्टिमेट है। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल जो डैमेज है टर्की की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में इससे कई गुना बड़ा होगा। इट विल बी मैसिव। ऑलरेडी हमने ये देखा है। इसीलिए हिंदुइज्म में हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम लोग चांद की पूजा करते हैं, हम लोग गंगा माँ का पूजा करते हैं। इसीलिए करते हैं कि मदर नेचर सबसे आगे, इसीलिए हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं मदर नेचर को। आज पता चल रहा है, जब ये अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, तब पता चलता है कि मदर नेचर कितना पावरफुल है और हम क्या है उसके सामने। क्या है, हमने AI बना लिया, हमने न्यूक्लियर बम बना लिया, हमने चांद पे चला गया, ये कुछ कर लिया। एक अर्थक्वेक होता है, एक सुनामी आता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं, हम बैठ जाते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं भाई, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने आप अंदर जो ये ईगो है ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए हम सोच लेते हैं हमने बहुत बड़ा कुछ कर लिया, और मदर नेचर के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए तो हम इतना पूजा करते हैं, इसीलिए तो हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं। भाई साहब, क्या डिजास्टर हुआ है कि टर्की की करेंसी लीरा जो वैसे ही बहुत हद तक गिर गई थी ना, अब और गिरना स्टार्ट कर रही है। एक आप कह लीजिए नया डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आ गई है,
टर्की की सरकार को अपनी करेंसी बहुत ज़्यादा छापनी पड़ेगी, तो इनकी करेंसी की सप्लाई बढ़ने वाली है, डिमांड कम होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में लीरा बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले भविष्य में आपको $1 के मुकाबले 30 लीरा के आसपास दिखे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और याद रखिएगा 2023 टर्की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल इनके जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, जिसमें एर्दोआन को उम्मीद ये है कि ये वापस पावर में आएंगे। अगर एर्दोआन वापस पावर में आते हैं तो बिल्कुल टर्किश लीरा बहुत ज़्यादा गिरेगा। अगर मान लीजिए कोई सेंसेबल आदमी आता है टर्की में, जो टर्की की जो फाउंडेशन है एक सेकुलर कंट्री की, इसे कायम करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की रिकवर भी कर ले। टर्की की जो एंटी इंडिया पॉलिसीज हैं इसमें भी आपको कुछ चेंज दिखे, तो 2023 में देखना होगा कि एर्दोआन सर्वाइव कर पाते हैं, इस भूकंप के बाद भी सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम हेल्प कर रहे हैं टर्की की। ये कंट्री एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा टाइम होता है कि कंट्री में एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो जाए, लोग इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं, पैसा कम है, इकोनॉमी डूब रही है, फिर भूकंप भी आ गया, तो ऐसे टाइम में एक कंट्री की हेल्प करना इट इज़ द राइट थिंग टू डू। और अब यहाँ पे आप पूछोगे पाकिस्तान के पास ठीक है पैसा वगैरह है नहीं, खुद इनका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये टर्की की खुद हेल्प तो कर नहीं पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पीएम खुद टर्की जाएं। एक बार इस पर बात चल रही है कि शायद शहबाज शरीफ टर्की में जाएंगे, कुछ प्रेयर वगैरह करेंगे, वो हो सकता है। मगर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान एयर स्पेस क्यों नहीं देता इंडियन एयरफोर्स को, ताकि हम लोग लगातार टर्की में आराम से फ्लाइट्स भेजते रहें। तो इसका आंसर है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का खुद का प्रोटोकॉल है कि हम लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की अलग बात है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2021 के अक्टूबर मंथ में पीएम मोदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप का टूर हुआ था। यूरोप के बहुत से कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया, इंक्लूडिंग इटली। अब इटली जब पीएम मोदी गए तब इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है उस टाइम का, पीएम मोदीज प्लेन फ्लाइज ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस टू रिटर्न फ्रॉम इटली वाया सेम रूट। तो जो नॉन मिलिट्री फ्लाइट्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज कर लेती है। मगर जो इंडियन एयरफोर्स है, आप देखो जो भी हम आज के समय टर्की को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई कमर्शियल जेट से तो आ नहीं रही। इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोब ये मास्टर हम भेज रहे हैं। तो आप कह लीजिए हमारी एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को इंडियन एयरफोर्स यूज नहीं करेगी। दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने बेहतर नहीं है, इसी वजह से इंडिया ने एक लंबा रास्ता यहाँ पर लिया है। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, पाकिस्तान को एटलीस्ट ये जेस्चर इंडिया की तरफ दिखाना चाहिए था कि सिंस इनके बिरादर कंट्री की हम हेल्प कर रहे हैं, ये खुद ही कह रहे थे कि हमारा एयर स्पेस अवेलेबल है, यूज करना आप यूज कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और इसी साल आप ये भी देखोगे कि टर्की के प्रेसिडेंट जब इंडिया में आएंगे ना और पीएम मोदी से मिलेंगे, इंडिया पक्का टर्की को तब एक्स्ट्रा हेल्प और ऑफर करेगा। एक बात वैसे भी चल रही है कि G20 कंट्रीज कुछ एक छोटा सा फंड बनाएंगी टर्की के लिए। मैंने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी है, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। और सिंस इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा इस बार, तो इंडिया का रोल इसमें बहुत बड़ा होने वाला है। तो टर्की विल नीड इंडिया अ लॉट इन 2023। क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म में क्या टर्की के लोग ये दोस्ती, ये हेल्प इसको याद रखेंगे, या फिर कुछ साल बाद ये वापस एंटी इंडिया एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। खैर अभी ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड जो अपडेटेड न्यूज़ आएगी उस पर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर, देखो मैंने तो बहुत सारी जगह पे देखा है कि टर्किश प्रोपेगेंडा चल रहा है। जैसे उन टर्की का जो TRT मीडिया हाउस है उसके जो इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं, जो कुछ होते हैं कि कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुगल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मुगल ने टेम्पल बिल्ड किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोपेगेंडा चल रहा है टर्की के। और ये भी सुना है कि टर्की ने कुछ अपना IT सेल भी बना रखा है, जो पाकिस्तान को साथ में लेके इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और कश्मीर के ऊपर बात। तो टर्की एक कह सकते हो कि 100% एंटी इंडिया ही हो गया था, और हो गया था कि अभी भी है। बस अब क्या बोले, अब दिक्कत आए हैं, हेल्प किए हैं तो दोस्त बोल रहे हैं, थोड़ा स्वीट की जेस्चर दिखा रहे हैं। लेकिन बेसिकली देखो, बेसिकली जो बात है ना, ये जो हेल्प है ये सब जाएगा, हमारे नेचर में है, इंडिया के नेचर में है ये सब चीज़ें। जो वसुधैव कुटुंबकम हम जो बोलते हैं, ये सब हमारे नेचर में है। तो इसको लेके हम कुछ कह नहीं सकते, अब हम ना भी नहीं कर सकते। लेकिन
जो टर्की है वो 2-3 साल बाद फिर से एंटी इंडिया हो ही जाएगा, इसको लेके कोई डाउट नहीं है मेरे मन में, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि एर्दोगान का जो आइडियोलॉजी है वो अलग लेवल की है, बहुत ही अल्ट्रा इस्लामिक आइडियोलॉजी है। मतलब वो चाहे तो तालिबान पाकिस्तान के ऊपर से चला जाए, ऐसा आइडियोलॉजी है। और उससे भी सबसे बड़ी बात जो है टर्की के लिए ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक कर्स्ड कंट्री है, वो कर्स्ड है टोटली। उससे दोस्ती नहीं करना होता, मतलब करना चाहिए किसी भी कंट्री को। जो भी आया पाकिस्तान से दोस्ती क्या हो गया है। यूएई ने शायद कुछ 2020-2019 याद नहीं है, थोड़ा दोस्ती दोस्ती भाव दिखा था, यूएई को लग गया था फटका एफएटीएफ का, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है उसका। फिर टर्की का तो ये हालात हो रखा है, जिस दिन से पाकिस्तान से दोस्ती किया। एक कंट्री टर्की कितना खूबसूरत कंट्री है, पूरे यूरोप का आइडियोलॉजी पे चलता है। मतलब एक सेकुलर कंट्री, नाम से सेकुलर है, लेकिन जो इसका रहन सहन है, जो इसका डेली लाइफ है, वो बहुत ही नॉर्मल है, एक यूरोपियन कंट्री की तरह ही है। लेकिन जिस दिन से ये साला एर्दोगान आया है और पाकिस्तान से दोस्ती किया है, ये तो टर्की को लेके तो जा रहा है नीचे, उसके साथ साथ मतलब सब कुछ लेके जा रहा है। ये पाकिस्तान से दोस्ती सबसे गंदा चीज़ है दुनिया में, क्योंकि इसका कुछ है नहीं, इसका ना मोरालिटी है, ना एथिक्स है, ना कुछ है। हिंदी में हम कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका वही केस है, इसका वही केस है। और फिर जो भी है, ये कंट्री का कुछ मोरल एथिक्स तो है नहीं, पूरा का पूरा एक बोगस कंट्री है पाकिस्तान। एक साथ हिपोक्रिट कुछ भी बोल दो, सब कुछ है। मैं देखता हूँ तो कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर भी है जो इंडिया के कंटेंट पे वीडियो भी देते हैं, फिर जहर भी उगलते हैं। कोई बात नहीं, सब अपना अपना आइडियोलॉजी, सब अपना अपना सोच लेके चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।